Hello and welcome dear students to Unacademy's J channel. This is J Live Daily and I'm your mathematics mentor समीर चिंचोलीकर। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बच्चों इलिप्स के लेक्चर को, जो यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच चुका है। लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट्स की इक्वेशन देखी है, आज के लेक्चर में हम नॉर्मल की इक्वेशन देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमारे होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन से हम यहाँ पे अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे आज। और यहाँ पे अगर कोई नया है, उसने अभी भी अगर अनअकैडमी J चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका सबसे पहले काम तो यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं मिलकर आपको कंटिन्यूअसली डेडिकेटेड मैनर में जेई की तैयारी करवा रहे हैं थ्रू सच यहाँ पे लेक्चर्स एंड इनिशिएटिव। तो आपने अनअकैडमी जेई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपके यहाँ पे होने वाले कोई भी सेशंस मिस ना हो। साथ ही साथ बच्चों, आप हमारी मदद इस तरह से कर सकते हो कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे लेक्चर्स को शेयर करो, ताकि आपके जो यहाँ पे दोस्त हैं उनको भी पता चले कि अब यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन अगर चाहिए तो वो यूट्यूब पर भी मिल सकता है, फ्री में भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपके साथ में कोई ऐसे जान पहचान में लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो आज के डेट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एकदम से आपकी यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं वो पे कर पाएं, देन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इस चैनल तक पहुँचना और अपने जो ड्रीम्स हैं उन तक पहुंचने के लिए, मेहनत करने के लिए ये सारे वीडियोस को अच्छे से देखना, ठीक है। सो मेक श्योर टू स्प्रेड द वर्ड। और आपने यहाँ पे ज़रूर अपने दोस्तों से इसके बारे में जिक्र किया होगा, तभी आज हमारी जो अनअकैडमी J की फैमिली है इतनी जल्दी इतनी बड़ी बन पाई है, ठीक है। सो ये काम ज़रूर करें बच्चे सारे के सारे। और अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ बच्चों, आप कनेक्टेड रह सकते हो हम सारे टीचर्स के साथ में ऑन टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा जो अनअकैडमी J का ग्रुप है उसके अंदर हम रेगुलरली बच्चों के साथ में नोट्स और अपडेट शेयर करते हैं। अगर आपको भी एडवांटेज लेना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में बस आपको अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके लिखना होगा tinyurl.com/JE-live-chat, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन बच्चों हम लेते हैं अबाउट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको क्या दिखेगा? अनअकैडमी प्लस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एक बेसिक अमाउंट पे करना पड़ता है, एक फीस पे करनी पड़ती है टू टेक ऑल द लाइव क्लासेस, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कोर्सेस हैं कितने सिस्टमैटिक मैनर में एक्चुअली डिजाइन किए जाते हैं आप सब बच्चों के लिए, और उसमें किस तरीके से आपकी हेल्प की जाती है, ठीक है। सो जैसे आप अगर अनअकैडमी प्लस के डेस्कटॉप वर्जन में जाओगे तो आपको मेरी प्रोफाइल के ऊपर कुछ कोर्सेस नजर आएंगे जो अभी यहाँ पे करंटली रनिंग है। जैसे कि यहाँ पे 30 डेज स्प्रिंट अभी यहाँ पे चल रहा है अपने जेई मेंस जनवरी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इमर्ज बैच भी यहाँ पर दिसंबर में चल रहा था। सो आपको इस तरह के सारे जो लॉन्ग टर्म कोर्सेस हैं और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इन कोर्सेज को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन जरूर लेना पड़ता है, लेकिन आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड ले सकते हो। जैसे कि आप अगर अपने 30 डेज स्प्रिंट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे पहले से पूरे वीक वाइज शेड्यूल बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सारी क्लासेस पहले से प्लान्ड होती है। अगर आप अपने शेड्यूल को और फर्दर डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यार कौन कौन सी क्लासेस कब कब होने वाली हैं। यहाँ पर जैसे जो क्लासेस बच्चों लाइव हो चुकी हैं, आप एक्चुअली उनके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स को रिवाइज भी कर सकते हो। वो इस प्ले बटन को आप प्रेस करते हो तो आपको वहां पे पूरा एक स्क्रीन ओपन होगा, आपको वो लेक्चर फिर से एक बार देखने को मिलेगा। और ये डाउनलोड बटन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये डाउनलोड बटन से उस लेक्चर में टीचर ने जो भी कुछ सिखाया है, जो भी क्वेश्चंस यूज किए हैं, वो नोट्स मिलते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आप क्विकली उस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो ये होता है अगर आप एक बार लेक्चर अटेंड कर चुके हो तो, ठीक है। अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है तो भी आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हो। सो ये तो हो गई बात बच्चों आपकी शेड्यूल की, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इवन बिफोर यू ज्वाइन प्लस। आप यहाँ पे पहले जाके सारे कोर्सेज का जो एक लेआउट है वो जाके एक बार टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपके यहाँ पे कौन कौन से आगे चल के कोर्सेज चलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे वीक 2 में जाते हो तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे दिखाई दे रहा है कि डाउट क्लियरिंग सेशन, इसका नाम ही डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन एक मेरे नाम से है, एक पारस सर के नाम से, ऐसे आगे जयंत सर के नाम से भी मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये आपके जो डेडिकेटेड सेशंस हैं, इसके अंदर बच्चे जो अपने डाउट्स होते हैं, जो अपने रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर हम टीचर्स जो बच्चों के साथ में मटेरियल सॉल्व करते हैं, उनके डाउट्स अपलोड करते हैं एंड वी टीचर्स ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और ऐसे हम और भी सेशंस लेते रहते हैं। सो आई गेस ये इंफॉर्मेशन पता होना बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर अब आप अगर अपडेट सेक्शन में जाओगे, ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे शेड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे, अगर हम अपडेट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस टीचर ने क्या क्या यहाँ पे ऑलरेडी शेयर करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 14 बच्चों के साथ में मैंने डिस्कस किया था।
शेड्यूल आप यहाँ पे देख चुके थे ऑलरेडी। तो जहाँ पे 3D ज्योमेट्री का डिस्कशन हुआ था, उसके बाद में बच्चों के साथ में इस तरह का मटेरियल शेयर हुआ था जहाँ पे बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर आपका पूरा फ्लो है ना, ये एक कोर्स का फ्लो है। अगर आप कोर्सेस वहां पे जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे लगेगा। प्रिपरेशन करने में वहां पे आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्सेज दैट यू विल फाइंड ऑन अनअकैडमी प्लस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये बच्चों क्लासेस लाइव अटेंड करनी है तो आपको डेस्कटॉप वर्जन के साथ साथ मोबाइल ऐप की भी फैसिलिटी मिल रही है। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर जो प्लस कैटेगरी है उसमें अपने गोल मतलब IIT JEE को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप IIT JEE को सब्सक्राइब करने वाले हो तो आपको यहां पर क्या करना होगा, एक बेसिक अमाउंट पे करना होगा बेस्ड ऑन कि आप यहां पे कितने समय के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहां पे जो हमारा सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो होता है या तो 1 साल का या फिर 2 साल का। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे अभी 2020 में एग्जाम देने वाले हैं, दो स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली प्रिफर प्लान्स विच आर ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। जो यहाँ पे 11वीं के या फिर 10वीं के बच्चे हैं उन्होंने अभी क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको फाइनेंशियली सूटेबल होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो 12 मंथ का प्लान है विच इज 1 ईयर का प्लान, दैट इज फॉर 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। नाउ दैट इज रियली रिमार्केबल। इतने अफोर्डेबल रेट में आपको इसके पहले कभी भी इतने सिस्टमैटिक मैनर में कभी ऑनलाइन मोड में पढ़ने को नहीं मिला है। ऑफलाइन में अगर आप जाते हो तो आई गेस इससे कम से कम 3 से 4 गुना फीस आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। सो अनअकैडमी प्लस इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन दिस सेगमेंट ऑफ एजुकेशन, जहां पर ज्यादा बच्चे अब क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि जो फाइनल प्राइस है आपकी दैट इज जस्ट 27,000 फॉर 1 ईयर, क्योंकि आपने यहाँ पे समीर लाइव कोड यूज कर लिया है, ठीक है। समीर लाइव कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है विच एक्चुअली गिव्स यू फर्दर अफोर्डेबिलिटी। यहाँ पे आपको और ज्यादा कन्वीनियंस मिलता है अपने जो है पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सो आई गेस ये इन्फॉर्मेशन सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक प्लस प्लेटफॉर्म नहीं देखा है। जो बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा नए हैं उन्होंने सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर अनअकैडमी JEE चैनल को ही एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपनी रैंक में अगर एक बूस्ट चाहिए, एक इंप्रूवमेंट चाहिए, देन अनअकैडमी प्लस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। एंड ऑल 4 ऑफ अस टीचर्स आर देयर, ताकि आपको यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फील नहीं होगा। यू विल फाइंड इट रियली इजी टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो अलॉन्ग विथ अस 4 टीचर्स, ठीक है। चलो तो इस छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं बच्चों आज हमारा डिस्कशन ऑफ इलिप्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उनके डिस्कशन के साथ में यहाँ पे जैसे मैंने बताया था हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की है तो आपको ये क्वेश्चन करते बिल्कुल आ जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, ऑन द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1 the points at which the tangents are parallel to the line। मतलब यहां पर आपको पता है कि आपके टेंजेंट्स का स्लोप कितना है। क्यों? क्योंकि इस लाइन का स्लोप आपको पता है। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है आपका 8/9। तो अब आपके टेंजेंट का भी स्लोप 8/9 ही होना चाहिए ताकि वो इस लाइन के पैरेलल हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पर्टिकुलर जो अब मैं यहां पे आंसर बताने जा रहा हूं वो किसका है ना, पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल। मतलब मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आंसर बताना है ना। तो क्या हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए डेरिवेशन कर लिया है ना, लास्ट क्लास में हमने किया है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो आप कैसे लिखते हो, प्लस या माइनस a स्क्वायर m अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस और प्लस। ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो वहां पे माइनस प्लस आता है, मतलब इधर प्लस लेंगे तो उधर माइनस लेना पड़ेगा, इधर माइनस लेंगे तो इधर प्लस लेना पड़ेगा। और आपका फॉर्मूला ऐसा बनता है बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने याद रखने के लिए क्या बोला था कि ये जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है इसको आप स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो एक्चुअली c की वैल्यू होती है। तो अगर वैसा लिखोगे तो ये फॉर्मूला काफी छोटा भी दिखाई देगा और आपको याद भी करते आएगा। ये वाली बातें याद आ रही हैं सारे बच्चों को लास्ट क्लास की, ठीक है। और राइट, कुछ बच्चे यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, अच्छी बात है बच्चों यहाँ पे। लेकिन आज आपका जो लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर नंबर 6 है, तो इसके पहले 5 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू लुक एट ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो, ताकि आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी अच्छे से मिले। ऐसा कभी मत सोचना कि यहाँ पे आज सर क्योंकि नॉर्मल पढ़ा रहे हैं और हमको केवल नॉर्मल ही समझना है इसलिए हम डायरेक्टली लेक्चर नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं
उनमें जो पढ़ाया गया है वो अगर मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर का, वहां पे हो सकता है समझने में थोड़ा सा इश्यू आ जाए। ठीक है, चलो तो बी एंड डी, यस एग्जैक्टली, बी एंड डी आर आवर करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे एक छोटी सी बात आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, मतलब आपके साइन तो सेम हो नहीं सकते, क्योंकि आपकी एम की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर आप एम की वैल्यू पॉजिटिव डालते हो तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो दोनों साइड पॉजिटिव बन रहा है। अब ये जो आगे वाले साइन है वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो आप यहां पे देखते से क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस को तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेशन करके जब हम वाकई चेक करेंगे तो बी और डी वाले वैल्यूज भी हमारे आ जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी नाउ, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला पता होगा तो इजी है, फॉर्मूला पता नहीं है तो ये इजी नहीं है क्वेश्चन करना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर ऑल द रिजल्ट्स जो हम यहाँ पे क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो प्लस माइनस ए स्क्वायर के प्लेस में क्या डालूंगा यार, ए स्क्वायर की प्लेस में, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच होने वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए स्क्वायर है वो 1/4 के बराबर है और आपका जो बी स्क्वायर है वो 1/9 के बराबर है। लेट अस ट्राई टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द रिजल्ट। मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा गाइड जरूर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4 आएगा, उसके बाद आप एम डालोगे, एम का वैल्यू आपका 8/9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि नीचे मुझे ये सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसा करते हैं सी अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे नीचे ज्यादा कचरा नहीं होगा। तो आपका जो सी का वैल्यू है विच इज अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो अलग से निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर कितना हो रहा है, ए स्क्वायर मतलब 1/4, एम स्क्वायर मतलब 64/81 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/9। ठीक है, तो यहां से एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 बनेगा। अगर आप यहां भी ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम में आपका 81 आ जाएगा। सो यहां पे 16 + 9/81 मतलब ये कितना सॉल्व हो जाएगा आपका 5/9, ऐसे कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपके सी की वैल्यू 5/9 आ रही है। यस, सी की वैल्यू आपकी जो 5/9 है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना अब यहाँ पे कंफर्टेबली आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो 5/9 यहाँ पे आ गया और कॉमा माइनस प्लस करके बी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर यहाँ पे 1/9 था। ठीक है, तो 1/9 डालो और नीचे तो आपको क्या डालना है, ये डालना है सी का वैल्यू 5/9 है। ठीक है, सो यहाँ से आपको जो ये -1/5 है और +1/5 है वो तो ऑलरेडी दिख गया है, बट आई गेस इधर वाला भी बच्चे देख रहे होंगे और आंसर भी निकाल चुके होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लें सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और बढ़ते हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2010 का क्वेश्चन है, ये 2010 एडवांस का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्चुअली दिया नहीं है। ये 2010 एडवांस में पैसेज के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये ऊपर एक पैसेज था, उसके बाद में चीजें पूछी गई थी आपसे। ठीक है, सो देयर वर फ्यू मोर क्वेश्चंस इससे लिंक जो थे, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जैसा देखा जा सकता है। ठीक है, सो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाकी क्वेश्चंस को भी रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर फोकस करते हैं। यहां से क्या बोला है उसने, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 3,4 टू द इलिप्स दैट टचिंग द इलिप्स एट पॉइंट A and B द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B आर। अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा अगर सॉल्व करना चाह रहा है, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकता है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है वो अच्छे नहीं है, लेकिन इसका जो फिगर है वो बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वो बहुत खराब है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी निंजा टेक्निक यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे अभी हम जो स्प्रिंट कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे बच्चे इस वर्ड का यूज करते हैं, निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, सो देयर माइट बी सम सिचुएशंस, एडवांस में ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी एक बहुत इंटेलिजेंट गेस वर्क कर सकते हो कि हाँ यार यही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, वो यहाँ पे पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो एक्चुअल अप्रोच है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका ये जो फिगर है ना, जो आपका यहाँ पे इलिप्स है वो क्या है, x² + 9 + y² 4, x² + 9 + y² 4, मतलब आपका यहाँ पे जो मेजर एक्सेस है, जो आपके वर्टाइसेस है वो कहाँ आएंगे, 3 पे आएंगे और -3 पे आएंगे, और जो आपका माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट्स आएंगे वो आएगा 2 पे और -2 पे। ठीक है, अब ये आपका इलिप्स ऑलरेडी है ना, यहाँ पर बना के रखा है। आपको जो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है वो कितना है, 3,4। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से अगर प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा 0 से स्टार्ट करके 3,4 अगर मैं ले जाऊंगा तो एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा, वर्टिकली ऊपर होगा 3,4। ठीक है, अगर 3,4 यहाँ पे वर्टिकली ऊपर है तो यहाँ पे क्या मैं ऑलरेडी
एक चीज देख पा रहा हूं कि ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है वर्टिकली नीचे, यही तो टेंजेंट है उसका। यहां पे टेंजेंट का डिस्कशन चल रहा है, और अगर मैं यहां पे इस पॉइंट से टेंजेंट बनाऊंगा तो एक टेंजेंट तो ये वर्टिकल टेंजेंट बनना ही चाहिए, और दूसरा टेंजेंट कैसा बनना चाहिए, दूसरा टेंजेंट इस साइड आना चाहिए। अब इस साइड जब टेंजेंट आएगा तो मुझे पता है कि यार फिगर देख के मुझे रफ फिगर है तब भी समझ में आ रहा है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आप यहां पे टेंजेंट बनाओगे उसका स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप वाला यहां से 3,4 से पास नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे अब अपना टेंजेंट रफली भी प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहां पे दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को? क्लियर हो गया? ठीक है। सो अब जैसे मैंने ये अपना फिगर बना लिया, मुझे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दिख ही गया ना 3,0, तो एक तो आंसर 3,0 होना ही चाहिए। सो 3,0 मुझे यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, ये दोनों लोकेशन से मुझे 3,0 दिख रहा है, बाकी तो यहां पे है ही नहीं, तो आपका बी और सी तो बिल्कुल ही गलत है। तो हम बी और सी को तो पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे दूसरी बात, अब मेरे पास में जो ए ऑप्शन है उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो 0,2 है। 0,2 कहां पर है? 0,2 तो यहां पर है। मुझे पक्का है कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। So that's why I can also eliminate A, and that's how I can get D option without even calculation. एडवांस का क्वेश्चन है ये। बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? क्लियर हो गया? लेकिन अब अगर करना है तो कैसे करेंगे? अब अगर करना है तो कैसे करेंगे वाली बात अगर आ गई है आपकी, ठीक है, लेट अस से न्यूमेरिक पैटर्न में आ गया कुछ करके, यहां पे इन्होंने इस तरह से कुछ तो आंसर बनाए कि न्यूमेरिक पैटर्न में उसके आंसर पूछने। ठीक है। सो अब इस केस में आपके पास में ऑप्शंस नहीं होंगे, वहां पर आपको एक्चुअली यहां पे वैल्यूज निकाल के बताना पड़ेगी। तो हम यहां पे प्रोसीड कैसे करेंगे? जैसे हम यहां पे पैराबोला में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे। स्लो फॉर्मेट में हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पे देखो ना आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बना रहे हो। जब भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना चाह रहे होते हो हमेशा स्लो फॉर्मेट आपकी हेल्प करता है। ठीक है। तो यहां पे आपका जो स्लो फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए वो कैसा बनेगा? आपके टेंजेंट का आंसर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू 9 और 4 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपका ये m का स्लोप के फॉर्मेट में टेंजेंट का आंसर आ गया। ठीक है। क्या क्या डालना है? 9 और 4 सब्स्टिट्यूट करना है। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि ये कहां से बनी है, ये 3,4 से बनी है। तो क्या करेंगे? 3,4 इसके अंदर सेटिस्फाई करवा देंगे। 3 और 4, 3,4 इसके अंदर सेटिस्फाई अगर मैं करवा दूंगा तो क्या बनेगा? यहां पे 4 इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। ये कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूं, ये कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां पे आने वाला है। ठीक है। अगर कोई बच्चा यहां पे फिगर अच्छे से एनालाइज नहीं करता है और ये कैलकुलेशन स्टार्ट करता है तो उसको एक बीच में इन्फरेंस लेना पड़ेगा। वो क्या इन्फरेंस रहेगा? यहां पे ध्यान से देखो, हम यहां पे पहले तो 3m को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लाके स्क्वायर करूंगा तो ये राइट साइड में प्लस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा और अंडर रूट भी यहां से हट जाएगा, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास में यहां पे एक बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है, बढ़िया ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे हमने सॉल्व करने की कोशिश करी यहां पे जो स्क्वायर वाला टर्म था वही कैंसिल हो गया, जो स्क्वायर वाला टर्म था वही कैंसिल हो गया। अब यहां से तो एक ही m का आंसर आएगा, यहां से हमारे पास में जो m का आंसर आएगा वो कितना बनेगा? देखिए यहां पे सारे बच्चे, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 24m, मतलब m हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है। m हो जाएगा आपका 1/2। अब क्या कर सकते हैं? यहां पे अगर मैं यहां पे अपना जो कंसेप्ट है उसको देखता हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाऊंगा तो मेरे पास में दो अलग अलग टेंजेंट्स बनेंगी। ये बोल रहा है कि एक ही आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आपकी यहां पे क्या हो गई, क्वाड्रेटिक जो है वो तो कैंसिल हो गई, आपका यहां पे लीनियर इक्वेशन बच गया। तो जब भी आपके पास में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपके पास में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि आप यहां पे m एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दो आंसर निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन m स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, दिस इंडिकेट्स कि दो m में से एक m आपका इनफाइनाइट है। दिस इंडिकेट्स, ठीक है, यहां पे सिंस m स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, सिंस m स्क्वायर कैंसल्ड, ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि 1m, वन स्लोप इज इनफाइनाइट, वन स्लोप इज इनफाइनाइट। ठीक है। तो यहां से आप देख पाओगे कि यार अगर इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा मतलब आपकी टेंजेंट कैसी हो जाएगी? टेंजेंट आपकी वर्टिकल हो जाएगी। ये इन्फरेंस याद रखना जरूरी है। ठीक है। सो ये हमको फिगर में ऑलरेडी नजर आ रहा है कि यहां पे आपके पास में जो एक टेंजेंट है वो वर्टिकल आने वाली है।
बहुत ही बढ़िया बात है। किसी ने अगर फिगर नहीं बनाया तो उसको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यस, आयुष को यह बात पता थी शायद। ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे आपका जो दूसरा स्लोप है वो निकल के आ चुका है। आप यहाँ पे आप स्लोप निकाल चुके हो, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे? पहला जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको स्लोप पता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, ठीक है, तो यहां पर भी सेम काम करो, आपको यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। आपका जो भी आंसर है यहाँ पे ये -9/5 8/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट वाज एन इजी पार्ट टू सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर पैसेज। ठीक है, सो अब इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आप वाकई अटेम्प्ट कर सकते हो, निंजा टेक्निक का यूज करके अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां पर हमें बिना सॉल्व किए भी आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, सो ऑलवेज बी ऑन ए लुकआउट। अगर आपके ऑप्शंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज का जो कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करना है नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारा जो डिस्कशन होता है हमेशा, अभी कहाँ कर चुके हैं हम नॉर्मल का इक्वेशन, सर्कल में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन पैराबोला में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। अब यहाँ पे इलिप्स में फिर से डिस्कशन करेंगे। सो टेंजेंट की तरह यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल के 3 अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशंस आते हैं। 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में इक्वेशन आते हैं, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। एक एक करके देखते हैं ये सारे इक्वेशंस क्या हैं। इक्वेशंस वैसे आपके पास में लिखे हुए हैं, सो जो बच्चे यहाँ पे केवल फॉर्मूले से मतलब रखते हैं उनको तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे आपका नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ रहा है। जो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं वो यहाँ पे आगे डिस्कशन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि ये आंसर आया कैसे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द इलिप्स दिस। ठीक है, सो अब यहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलस, बेसिक लेवल का कैलकुलस आएगा, सारे बच्चों को ऑलरेडी आता है। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पे हम अपना जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इलिप्स के इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इलिप्स का इक्वेशन जो है मेरे पास में कितना है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है मतलब मुझे लाइन का इक्वेशन लिखना है। लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना होता है तो मुझे पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है। पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है, स्लोप क्या होता है, dy/dx। dy/dx कब आता है, डिफरेंशिएट करके, इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कितना हो जाएगा ये 2x अपॉन a² प्लस 2y dy/dx अपॉन b² इज इक्वल टू 0। सो यहां से dy/dx निकालने के लिए आप पहले तो यहां पे ये कैंसिल कर दो, आपका y इंटू b² इंटू dy/dx कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन a² इंटू x हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहां से बचेगा कितना, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपके पास में dy/dx कितना हो रहा है ये हो जाएगा आपका, कुछ सही किया है मैंने, आई होप सब सही किया। आपके यहाँ पे dy/dx का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b² अपॉन a² इंटू x अपॉन y। लेकिन अब यहां पे ध्यान देंगे कि dy/dx एक्चुअली क्या है, dy/dx तो आपका टेंजेंट का स्लोप होता है, आपको लेकिन नॉर्मल का स्लोप चाहिए, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए। तो यहां पे अब नेक्स्ट जो है, यहां पे 2 काम करूंगा मैं यहां पे नॉर्मल का स्लोप लिखने के लिए इस एक्सप्रेशन में माइनस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, बिकॉज m1 m2 इज इक्वल टू -1 करना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होना चाहिए, और इसके अंदर x1 y1 डाल भी दूंगा। x1 y1 डाल दूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा a² y1 अपॉन b² x1। ये x1 y1 पे हमारा नॉर्मल का स्लोप आ गया। सो स्लोप पॉइंट फॉर्मेट यूज करके ये बनना चाहिए, देख लेते हैं एक बार बना के। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कैलकुलेशन अब स्लोप पॉइंट फॉर्मेट से ऐसा दिखाई देगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू याद कर लें, a² y1 अपॉन b² x1, है ना। ऑलराइट, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस x1। अब करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखता हूं कि यार ये किस तरह से आंसर चाह रहा है, ये चाह रहा है कि यार x1 और y1 नीचे आना चाहिए। सो हम यहाँ पे नीचे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो x1 पहले से नीचे है, y1 ऊपर है, उसको नीचे लेके आ जाते हैं, और b² को ऊपर ले जाते हैं, है ना, b² ऊपर ले जाना चाहते हैं हम, b² ऊपर ले जाना चाहते हैं। सो कहां तक पहुंचना चाह रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो b² अपॉन y1 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू a² अपॉन x1 इंटू x माइनस x1।
ठीक है, ऐसे हमारे वैल्यूज बन रहे हैं। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन माइनस बी स्क्वायर, है ना, वाई वन कैंसिल हो जाएगा और आगे आएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन इंटू एक्स एंड माइनस ए स्क्वायर। सो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशंस। सो ये जो y वाली टर्म है उसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड में और ये जो a स्क्वायर वाली टर्म है उसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेकिन अब लिखते समय में लेफ्ट हैंड साइड में x और y वाली टर्म लिख रहा हूं, तो आपके x के साथ में क्या आएगा, ये टर्म के साथ में आपका माइनस वाला y स्क्वायर y वाला टर्म आएगा, ठीक है। सो ये बनेगा आपका a स्क्वायर अपॉन x1 इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1 इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही एक्चुअली हमने वहां इक्वेशन लिखी हुई है, देख लें सारे बच्चे, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पॉइंट फॉर्मेट में हमारा नॉर्मल का इक्वेशन होता है। क्लियर हो रहा है? यस अच्छा, तो अगर आपके पास में अब यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में आपका अगर यहाँ पे एक आंसर आ चुका है तो पैरामीट्रिक फॉर्मेट में आंसर निकालना आसान होता है। ये सुनो, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो x1 y1 के फॉर्मेट में मुझे टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी पता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके प्लेस में क्या करेंगे, हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। ये अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, यहां पे x1 के प्लेस में a cos थीटा, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा यहां पे ax अपॉन cos थीटा माइनस यहां पे b cos थीटा डालेंगे तो एक b कैंसिल हो जाएगा, सो by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। आपको साइन थीटा कॉस थीटा अच्छा लग रहा है तो नीचे वाला याद कर लो, सीकेंड और कोसेक अच्छा लग रहा है तो ऊपर वाला याद कर लो। क्लियर हो रहा है? जेई जनवरी या जेई अप्रैल, ये क्या क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हम यहाँ पे अभी बस ऐसे ही बस प्रैक्टिस के लिए जनवरी वाला देते हैं, अच्छे से तो हम अप्रैल वाला देंगे, क्योंकि अच्छे से तो अप्रैल वाला हर कोई देने वाला है। वहां तक जाते आते आपको अगर 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो इंडिया में हर बच्चे को 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। सो आप ये मत सोचो कि आप बाकियों से ज्यादा पढ़ाई करके उनके आगे निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ये वाला पेपर भी उतने अच्छे से देने की कोशिश करना है जितने अच्छे से आपको अप्रैल देना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इलिप्स के कितने लेक्चर्स बचे? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलिप्स का बच्चों हमारे यहाँ पे भी नॉर्मल का डिस्कशन चल रहा है, इसके अंदर ज्यादा कुछ वैसे बचता है नहीं इसके अंदर, ठीक है। हमारे जो कॉमन टॉपिक से एक लेक्चर ऑब्वियसली वो होगा, है ना, कुछ लोकस के क्वेश्चन में आपसे करवाना चाहूंगा उस लेक्चर में, और हमारा एक प्रॉपर्टीज का लेक्चर होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 लेक्चर अगर मैं और इसके अंदर डेडिकेट करता हूं, वी शुड बी एबल टू फिनिश इट ऑफ। हो सकता है 3 लग जाए अगर यहाँ पे हम PYQs और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो, बट दैट शुड बी द एंड ऑफ इट, है ना। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 9 से आगे आई डोंट सी कि आपका इलिप्स यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो स्टार्ट होगा दैट इज इवन मोर एक्साइटिंग, हाइपरबोला। आई डोंट नो क्यों, लेकिन बच्चों को बड़ा डरावना लगता है हाइपरबोला, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि वो सबसे एंड में आता है, उसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ठीक से, इसीलिए उसके क्वेश्चंस बनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग नहीं है। यहां पर आज के आपके जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन करवाए थे वो अगर आपको आसान लगे हैं, वो अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको हाइपरबोला में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल डू दैट ऑल्सो यहाँ पे, लेकिन पहले इलिप्स के ऊपर हम पूरी फोकस करके इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस। काफी सारे बच्चे ये वाला इक्वेशन याद नहीं करते हैं, ये वाला इक्वेशन भी बच्चों आपको याद करना है। अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालो, लेकिन याद जरूर करो इसको, ठीक है। क्या इक्वेशन है आपका? स्लो फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई क्वेश्चन में इसका ही यूज करके आंसर जल्दी आसानी से निकल के आए, ठीक है। अब क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, सो वी यूजुअली अवॉइड यूजिंग दिस, लेकिन लेट अस सी कि क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ रही है तो इसको यूज जरूर करेंगे और इसलिए इसको याद भी करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m, एक ऐसे स्लोप m का नॉर्मल का इक्वेशन बताना है आपको जो इस इलिप्स के ऊपर बना हुआ है। सो यहां पर हमने अभी तक जब भी स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट या फिर नॉर्मल का इक्वेशन डिराइव किया है, हमेशा कैसे किया है? कंपेयर करके किया है। सो हम यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, और आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, बहुत जल्दी एक्चुअली इसका आंसर निकल के आता है, याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बात अलग है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप एक्चुअली क्या चाह रहे हो, आप y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में एक आंसर चाह रहे हो। स्लो फॉर्मेट में अगर आपको आंसर लिखना है, मतलब बेसिक आइडिया क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस समथिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वो समथिंग की वैल्यू तो निकालना है हमें,
सो हम ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके पास में एक आंसर जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ऐसा मान लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं एक दूसरा इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये दोनों टेंजेंट है ना, तो कंपेयर कर लेते हैं। सो दूसरा इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियसली जो अभी अभी हमने लिखा है उसको यूज करेंगे, ठीक है। सो क्या था वो? x ax अपॉन कॉस थीटा, क्या था? ये रहा ना ax अपॉन कॉस थीटा, तो इसको यूज करते हैं ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहां पे मैं करना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं एग्जैक्टली ब्लू वाली इक्वेशन को भी रेड वाले फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं। सो उसके लिए मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट तक ले जाना है चीजों को, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। सो उसके लिए y वाली वैल्यू एक साइड ले जाते हैं और बाकी चीजें एक साइड रखते हैं। सो by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू by अपॉन साइन थीटा इस तरफ आ गया, ऐसे इमेजिन करो तो आपका ax अपॉन कॉस थीटा के साथ में कितना चला जाएगा? माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा चला जाएगा। अब साइन थीटा ऊपर और b नीचे, ऐसा करते हैं, साइन थीटा ऊपर b नीचे, y इज इक्वल टू a साइन थीटा अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे tan थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे नीचे cos है, तो a tan थीटा अपॉन b ऐसा बन रहा है x के साथ में, एंड माइनस साइन थीटा ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन b। अब ये तो करेक्ट इक्वेशन है ही, हमको पता है ये तो है ही करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने अपनी करेक्ट इक्वेशन को बस चेंज किया है फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो ब्लू कलर की इक्वेशन है इसमें जो x का कोएफिशिएंट आ रहा है वो एक्चुअली स्लोप ही तो होना चाहिए ना। x का जो कोएफिशिएंट होता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। अच्छा, तो अब यहां पे इसका मतलब मुझे m का यहां पे रिलेशन मिल गया थीटा के साथ में। अगर m का रिलेशन मुझे थीटा के साथ में मिल गया है तो अब c की वैल्यू भी मैं थीटा के प्लेस में किसके टर्म्स में बता सकता हूं? m के टर्म्स में बता सकता हूं, है ना। कैसे बताएंगे? यहां पे देखें बच्चे, मैं m वाली वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी आपकी a tan थीटा अपॉन b के बराबर। सो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकालने जाऊंगा तो वो हो जाएगा मेरा bm अपॉन a के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर tan थीटा की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो ये आएगा आपका सामने वाला bm, नीचे वाला आएगा a, और इस वजह से आपका जो यहाँ पे हाइपोटेनस है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। सो दैट इज गिविंग मी साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि यहाँ पे मुझे c का आंसर निकालना है ना। पूरा मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? स्लोप फॉर्मेट मेन आपका आइडिया क्या है, जो टारगेट है वो क्या है कि आपने यहाँ पे y इक्वल टू mx तो लिख ही लिया है, c का वैल्यू पता करना है। अब c का जो वैल्यू है वो ये है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे साइन थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? bm अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो बस आपका यहाँ पे जो है टास्क कंप्लीट होता है एंड हमारा आंसर भी आता है। c का वैल्यू कितना होता है? c का वैल्यू ये लिखा हुआ है, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन b। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी bm अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। ओके, तो अगर यहां पे अब मैं b कैंसिल कर दूं, अगर मैं दोनों b कैंसिल कर दूं तो क्या मेरे पास आंसर आ गया ऑलरेडी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। आसान है, केवल कंपेयर ही तो करना है, और क्या करना है? यस, कंपेयर करो, आंसर निकालो। यहाँ पे अलग से यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह करके क्यों मेहनत करना है ना। हम वैसे ये आंसर पहले निकाल चुके, आपको यहाँ पे स्लोप का आंसर a tan थीटा अपॉन b एक्चुअली पता था, तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा, ये अगर याद रखना चाहो तो कर लो। आपको यहाँ पे नॉर्मल का कभी भी अगर स्लोप लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप a tan थीटा अपॉन b डायरेक्टली भी अगर लिख रहे हो तो बढ़िया बात है, आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखे सारे बच्चे कि यार हमारे पास में अभी जो c का आंसर आया है उसमें तो माइनस का साइन है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर प्लस माइनस दोनों है, इसके अंदर प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास में एक ट्राइंगल की मदद से जब वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, सो वो केवल एक्यूट एंगल्स का ही यहाँ पे कैलकुलेशन करता है। लेकिन हमको तो पता है कि यहाँ पे tan थीटा तो कोई से भी एंगल का हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट का हो सकता है। सो tan थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव रखते हुए यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है।
मतलब एक्चुअली जो आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए साइन थीटा के वैल्यू, वो क्या करना चाहिए, प्लस माइनस के साथ में कंसिडर करना चाहिए, प्लस माइनस बी एम अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर आगे रिफ्लेक्ट करेगी वैल्यू, तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर के अंदर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस क्यों किया। tan थीटा की वैल्यू से अगर आप यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाह रहे होते हो तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर डेरिवेशन, और हम यहाँ पे आई गेस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। सो आज के लिए थ्योरेटिकल डिस्कशन इतना ही था हमारा, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर क्वेश्चंस नाउ। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। आपको एक बार जल्दी से फॉर्मूले सारे दिखा देता हूँ, लेकिन है ना, अगर किसी ने लिखे नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूले लिख लें, अदरवाइज उसको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला रिजल्ट पॉइंट फॉर्मेट में हमने जो देखा है ना, वो क्या है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले इसमें एक्स वन वाई वन को रिप्लेस करते हुए देखोगे आप, एक्स वन वाई वन को अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। नीचे वाला लिखना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि साइन कॉस के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल है। एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर बच्चे ध्यान दें कि नॉर्मल की इक्वेशन में बार बार क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में माइनस का भी साइन है, एक्स और वाई के बीच में माइनस का साइन है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन ऑलमोस्ट ऐसी कुछ तो आने वाली है, बस माइनस की जगह प्लस होने वाला है, ऐसा क्यों, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इलिप्स पढ़ने के बाद में हाइपरबोला एक्चुअली काफी आसान हो जाता है। और यहाँ पे आप फिर से देखो कि आपका, क्योंकि ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है, तो नॉर्मल का इक्वेशन फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में तो आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में तो आने वाले, लेकिन आपको एडिशनली क्या याद रखना है, ऊपर m और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर याद रखना है। क्लियर है? यस, प्रोबेबिलिटी की क्विज चाहिए, यस, ऑल राइट माहिर। दीक्षा पूछ रही है कि जेई आर्किटेक्चर वाले एग्जाम के लिए सफिशिएंट है क्या? हाँ, मुझे लगता है सफिशिएंट है। उसके अंदर आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा चीजें पूछते हैं, कुछ तो यहाँ पे कुछ तो आपको डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं, आई गेस दैट यू नीड टू वर्क ऑन, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स तो बिल्कुल सेम लेवल का ही आता है ना। चलो, सो लेट अस बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। eccentric angle of a point on the ellipse disk where a normal passes through the focus। एक ऐसे पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल आपको बताना है जिस पर आप अगर नॉर्मल बनाओगे तो वो फोकस से पास हो जाएगा। नॉर्मल बनाओगे तो वो फोकस से पास हो जाएगा। चलो करते हैं यहां पे। जनवरी मेंस के पहले हाइपरबोला हो जाएगा क्या? नहीं, आई कैन नॉट से दैट, है ना, क्योंकि हमारे पास में अभी जितनी क्लासेस बची हैं और जो टुवर्ड्स द एंड वाले जो डेज होते हैं आपके, उसके अंदर वैसे भी आपने कुछ नया नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। सो दिसंबर एंड तक हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में आप जो आखिरी वीक है उसके अंदर कुछ भी नया सीखने की कोशिश मत करो। इस पूरे अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर केवल हाइपरबोला ही बचा है। तो क्या आप ये मुझे बोलना चाह रहे हो कि आपका बस हाइपरबोला ही नहीं हुआ है सर? मतलब मेरा सर बस हाइपरबोला नहीं हुआ है क्योंकि आपने इन्हें पढ़ा है, बाकी सब तो मुझे सब कुछ आता है ना? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर आपको और जो 99 टॉपिक्स हैं वो भी करना चाहिए, है ना, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक आधा टॉपिक अगर आपका छूट भी जाता है देन इट इज ओके, ठीक है। बट देयर इज अ लॉट टू लर्न ऑन दिस चैनल, जस्ट एक्सप्लोर द चैनल। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी जो आपको नहीं आती है, और इस चैनल के ऊपर लेक्चर्स देख के आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू यूज इट वाइजली, है ना। और हम यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि यार जस्ट बिकॉज आपको अभी जनवरी में एग्जाम देनी है इसीलिए हम यहाँ पे 2 लेक्चर के अंदर ना हाइपरबोला निपटा देते हैं। उससे होगा क्या, बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है कि उन्होंने वो टॉपिक पढ़ लिया है, और उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ लिया है इसलिए वो एग्जाम में उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन क्योंकि 2 लेक्चर सफिशिएंट नहीं है इसलिए ऑब्वियसली उनको क्वेश्चन करते नहीं आएंगे, ठीक है। सो उससे आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी अगर आप ये डिसाइड करते हो कि अगर यहाँ पे अनअकैडमी जे चैनल पे आपका हाइपरबोला नहीं हुआ है इसीलिए आप हाइपरबोला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो पढ़ते से छोड़ोगे ना आप। एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये तो पता है कि एग्जाम में जाके कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया टू बिगिन विथ, कि आपको पहले से पता है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा तो मैं स्किप करूंगा, है ना, क्योंकि आपको वैसे भी मैथ्स के सारे क्वेश्चन करना है क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना। यहाँ पे मैथ्स, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इट इज द इजीएस्ट पोर्शन टू मास्टर, लेकिन क्योंकि मैथ्स करने में टाइम लगता है, केमिस्ट्री करने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर बच्चे जो हैं ज्यादा करके केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के लिए वैसे ही आपके पास में कम टाइम बचेगा, यू विल हैव टू लीव सम क्वेश्चंस एनीवेज, ठीक है। चलो, तो ये तो थोड़ा सा डिस्कशन हो गया अबाउट द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू नो कि जनवरी तक आपका हाइपरबोला हो जाएगा क्या। सो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एंड आपने भी उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अप्रैल मेंस में उसको फिर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलो,
ऑलराइट, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश में क्वेश्चन जो लिखा है उसको पढ़ो, है ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस वेयर अ नॉर्मल पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, सो आपका फिगर कैसे इमेजिन करोगे आप? आपके पास में एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आप अगर नॉर्मल बनाते हो, ठीक है, जिसपे आप अगर नॉर्मल बनाते हो तो वो फोकस से पास हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने लेटर से नॉर्मल बनाई है पॉइंट थीटा के ऊपर, थीटा के फॉर्मेट में आपने उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सो थीटा के फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे नॉर्मल लिखना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्मेट। ठीक है, सो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में यहाँ पे जो अपना पीएफ का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पीएफ, है ना, विच इज एक्चुअली द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ पीएफ इज एक्चुअली द नॉर्मल। ठीक है, सो वो कैसे आ जाएगी? एक्स ax अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से काम बन रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि आगे जाके फोकस से पास हो जाएगा। तो फोकस आपका क्या होता है? ए कॉमा जीरो। सो यहाँ पे ए और वहां पे जीरो डालते हैं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो कितना हो जाएगा? ए अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी आर able to get the value of cos theta very easily। ठीक है, यहां से अगर मैं ऊपर नीचे करता हूं चीजों को तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर e अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर e अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई इतनी बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे तो मुझे रिक्वेस्ट दिख रही है, यहाँ पे जो है आंसर थोड़े कम दिख रहे हैं। एक बच्चा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार, मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों? मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों यहाँ पे जो चल रहा है दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड सच रिक्वेस्ट जो बच्चे यहाँ पे करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से मैंने आज तक कोई जे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। ठीक है, सो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। हालांकि उसको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, सो आई विल स्पेयर हाफ एन आवर ऑफ माई लाइफ टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू यू, लेकिन अभी नहीं, है ना। उसके लिए बोर्ड्स के लिए आपको यहाँ पे फोकस्ड अगर मैं एफर्ट लगाना स्टार्ट करूंगा, सो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन का डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जल्दी से हम देखते हैं कि क्या आपके पास में यहाँ पे वैल्यू बन सकती है। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्चुअली काफी आसान सा एक्सप्रेशन है। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो आपका जो 5 स्टार रिजल्ट है वो क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिजल्ट याद है सारे बच्चों को, है ना। सो अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। मतलब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो 1 अपॉन ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो पर्टिकुलर मेरे पास में एक ग्रुप है, इसको मैं 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब मेरा जो कॉस थीटा है वो कितना हो जाएगा? फिर मेरा कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाई ई के बराबर। ठीक है, और यहां से आपका थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर 1 बाई ई। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पे आपका आंसर बी मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनवरी मेंस पोस्टपोन होने वाली है क्या? ये ऐसी खबरें कौन दे रहा है? ऐसी खबरें कौन दे रहा है आपको? हो रही होती तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, आपको और टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। बट एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशंस तो फिर सारे बच्चों को देना चाहिए, है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा यार। आपकी अगर कल भी एग्जाम हो रही होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि अगर कुछ दिन कम हो रहे हैं तो सबके कम हो रहे हैं। किसी को अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो सबको ज्यादा टाइम मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पार्शलिटी हो गया। हालांकि यहाँ पे 2-3 दिन का जब से विंडो आने लगा है तो बच्चे ऐसा मानते हैं कि यार नहीं, मैं पीछे जाके एग्जाम दूंगा, 4 दिन बाद वाली एग्जाम दूंगा तो मेरे पास ज्यादा टाइम रहेगा पढ़ने के लिए। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वैसे होता नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ एल आर ऑफ एन एलिप्स passes through one extremity of the minor axis, show that the eccentricity of the ellipse is given by this। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, शो दैट वाला क्वेश्चन है कि शो दैट दिस शुड हैपन। लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दैट एलिप्स। ठीक है, और यहाँ पे कोई तो एक ऑप्शन, लेट से बी ऑप्शन में मैंने ये दे दिया और ए, सी और डी में कुछ और वैल्यूज दे दी। सो इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव आल्सो। ठीक है, सो ये उनमें से ये क्वेश्चन है। यस, सो अब यहाँ पे क्या क्या सोचेंगे? इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या आपको यहाँ पे एल आर का एंड पॉइंट याद है?
अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तो लेक्चर 1 का कंसेप्ट है। लेक्चर 1 में हमने क्या किया, एलआर का एंड पॉइंट क्या होता है, तो एलआर का एंड पॉइंट उस पर्टिकुलर इलिप्स के लिए एलआर का एंड पॉइंट जो होता है वो होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अगर फिगर इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने यहां पे एक्सट्रीमिटी जो माननी चाहिए माइनर एक्सिस की वो कौन सी माननी चाहिए। अगर मैं ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए यहां पर एलआर का एंड पॉइंट ले रहा हूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट है। इसके ऊपर आपने अगर नॉर्मल बनाई है तो ऑब्वियसली आपको यहां पे नीचे वाला जो एक्सट्रीमिटी है माइनर एक्सिस का वो लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 0 कॉमा माइनस बी से पास होगा वो, 0 कॉमा बी से पास नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही। अगर आप यहां पे ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए के ऊपर नॉर्मल बनाओगे, नीचे वाले के ऊपर नॉर्मल बनाओगे तो वो ऊपर वाले पॉइंट से पास होगा। ठीक है, ये फिगर देखिए हमें बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब यहां पे मेरा जो थॉट प्रोसेस है क्या वो क्लियर हो गया। मुझे इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लिखना है, मतलब यहां पे कौन सा फॉर्मेट यूज होगा आपका, पिछले क्वेश्चन में पैरामीट्रिक यूज हुआ था, इस क्वेश्चन में पॉइंट फॉर्मेट यूज हो रहा है। ठीक है, सो पॉइंट फॉर्मेट क्या बोलता है कि आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे पूरा का पूरा हम वेरिएबल के टर्म्स में ही खेल रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आप x1 y1 इसके अंदर डाल दोगे तो आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इज ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां से एक तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें क्या पता है कि इस नॉर्मल में खास बात ये है कि वो एक्सट्रीमिटी से पास हो रही है माइनर एक्सिस के, मतलब 0 कॉमा माइनस बी इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 कॉमा माइनस बी अगर आप इसके अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो वेस्ट है। माइनस बी डालो इसके प्लेस में, माइनस बी अगर यहां पे आएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला ए आ जाएगा ऊपर, मतलब ये एलएचएस में बचेगा केवल ए इंटू बी, एलएचएस में बचेगा ए इंटू बी। ठीक है, सो हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ आ रहा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें यहां पे ए और बी में कुछ तो रिलेशन ऑलरेडी मिल गया है, हमें अब क्या करना है, हमें अब यहां पर जो एक्सेंट्रिसिटी है उसका कैलकुलेशन करना है ना, इसका वैल्यू इतना है, अंडर रूट के अंदर इतनी खराब सी वैल्यू है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो उसके लिए मुझे क्या पता है कि एक्सेंट्रिसिटी का जो यहां पे फॉर्मूला होता है उसके अंदर b बाय ए आता है। ठीक है, आपका जो e का फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो इफ समहाउ आई गेट द वैल्यू ऑफ b अपॉन a, तो यहां सब्स्टिट्यूट करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये थॉट प्रोसेस है, तो क्या वो अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल अप्लाई हो जाएगी। आप यहां पे पूरी इक्वेशन को a इंटू बी से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके उसमें बचेगा 1, यहां आपके उसमें आ जाएगा a अपॉन बी, और यहां बी स्क्वायर अपॉन ए बी आपका आ जाएगा b अपॉन ए। सो अगर मैं यहां पे b अपॉन ए निकालना चाहता हूं तो उसको थोड़ी देर के लिए अभी क्या मान सकते हो आप, लेट b अपॉन ए इज इक्वल टू टी, तो यहां पे हम t की वैल्यू निकालना चाहेंगे। ठीक है, सो ये आपका वैल्यू बनेगा कैसा, 1 इज इक्वल टू 1 बाय टी माइनस टी। देखिए यहां पे सारे बच्चे ध्यान से, b बाय ए का वैल्यू अगर t है तो a बाय b का वैल्यू 1 बाय टी होना चाहिए। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं t निकालने जाऊंगा तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 5 अपॉन 2a। तो यहां से जो t का वैल्यू आ रहा है वो बेसिकली क्या है, a और b का रेशो है। ये आपका a और b का रेशो है। ठीक है, अच्छा अगर ये a और b का रेशो तो इसने पॉजिटिव होना चाहिए, सो हम यहां पे पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करेंगे, और पॉजिटिव साइन कंसिडर करके आपके उसमें जो वैल्यू बनेगी वो क्या है, √5 माइनस 1 अपॉन 2। पॉजिटिव क्यों करेंगे समझ में आ रहा है, क्योंकि t क्या है, b अपॉन ए का वैल्यू, सॉरी b अपॉन ए। बस हमारा जो यहाँ पे मेन इंटेंशन था वो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, उसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो अब एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, है ना। तो आपका e का वैल्यू कितना हो रहा है, e का वैल्यू आपका हो रहा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये हो रहा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना निकाला है हमने, t का वैल्यू हमने निकाला है √5 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको सारे बच्चे सॉल्व करें और देखें कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। क्लियर हो रहा है।
यस, ऑलराइट, चलो। तो आपका यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 4, है ना, पूरा अपॉन 4। तो यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह करके देखें सारे बच्चे, आपका यहाँ पे आंसर वाकई वही आ रहा है जो हमसे पूछा गया था। क्लियर हो गया? सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो सिलेबस खत्म हो गया है, लिटरली खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल एक ही टॉपिक बचा है, ठीक है। यहाँ पर तो बच्चों आपको यहाँ पे इतनी मेहनत करके सारे टीचर्स जो है इतना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस के ऊपर तो तब भी आपको थोड़ा पे करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन फी लेनी पड़ती है, ठीक है, बट दैट इज फॉर द एडिशनल फैसिलिटीज। वहाँ पे आप जैसे क्विज देते हो, आपने टेस्ट पेपर देते हो, डाउट क्लियरिंग करते हो, ठीक है, उस वजह से यहाँ पे जो आपको रैंक बूस्ट करने के लिए प्लस इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज तो अनअकैडमी जेईई चैनल इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट जो यहाँ पे बढ़िया तरीके से मेहनत करके एग्जाम देना चाहता है, एग्जाम क्लियर करना चाहता है, ठीक है। सो अगर आप इसको कंपेयर करो तो आप इसको किसी भी यहाँ पे बढ़िया कोचिंग से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे हमने 8 महीने में करके दिखाया, 8 महीने हुए बेटा यहाँ पे, है ना, इस चैनल को स्टार्ट करके। उतने देर में आप यहाँ पे किसी भी चैनल के ऊपर, ऑनलाइन तो छोड़ ही दो, ऑफलाइन में भी यहाँ पे आपका सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग हियर इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स। ये जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को बातें समझ में आ रही है, ठीक है, आपका बैच बहुत ज़्यादा आई गेस लकी है कि एक बढ़िया टीम समहाउ आपके समय बिल्ड हुई है और आपको इसका एडवांटेज लेने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हमें बहुत बार ऐसे भी कमेंट्स मिलते हैं कि सर ये चैनल अगर पहले स्टार्ट हो गया होता तो हमने वाकई आईआईटी शायद क्लियर कर लिया होता। सो यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, है ना, एंड इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इंपॉर्टेंस, मेरे ख्याल से आपने उसको समझाना चाहिए, है ना, बिकॉज यू गाइज आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। आप ही बताओगे लोगों को कि यार यहाँ पे जो हो रहा है वो तो मतलब इस दुनिया से अलग ही कुछ काम हो रहा है, ठीक है। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन इज द ड्रीम दैट वी हैव स्टार्टेड आउट विद, ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इसका एडवांटेज ले रहे हैं। जो यहाँ पर नए हैं बच्चे, यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे देख सकता हूँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो हालांकि उनको लेट मिला है ये पर्टिकुलर चैनल, ठीक है, लेकिन वो भी अगर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, अगर यहाँ पे जो सारी आपको प्लेलिस्ट दिख रही हैं उनको अगर अच्छे से देखोगे, सो आप भी बहुत अच्छा एक्चुअली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि कितना लकी है कि आपके समय, है ना, ये सब शुरू हुआ है, क्योंकि हमें तो यार क्लास में जाके बैठना पड़ता था, क्लास में टीचर की बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हमें तो बैठे रहना पड़ता था। अगर आपको लेटर से समझ में नहीं आ रही है तो आप तो यहाँ से जा भी सकते हो, है ना। हमें क्लास में अगर भूख लगती थी तो हमें यहाँ पे बैठे रहना पड़ता था। आपको अगर भूख लग रही है तो आप आराम से यहाँ पे खाना खाते खाते भी लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर मुझे टीचर की बात समझ में नहीं आती थी तो बस मुझे तो फिर अपने आप से करना है, लेकिन यहाँ पे अगर पहली बार में अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से रिप्ले कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली चेंजिंग द वे स्टूडेंट्स आर लर्निंग, ठीक है, और जो बच्चे अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड में नहीं आ रहे, दैट आर दो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लूजिंग आउट अ लॉट, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने यहाँ पे ऑनलाइन मोड में, वो भी अनअकैडमी जेईई के साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, ठीक है। बस ऐसे ही बस लगे रहो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपके रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सॉलिड टीम, जैन सर, नमो सर, पारस सर, मैं यहाँ पे जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम बार आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी थीटा टू द इलिप्स दिस इंटरसेक्ट इट अगेन एट पॉइंट क्यू टू थीटा, देन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए? ऑलराइट, सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी काफी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक दिमाग में फिगर दिख रहा है। आप भी एक बार इमेजिन करके देखो कि हमने एक इलिप्स के ऊपर नॉर्मल बनाया जो फिर से इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने इस पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल बनाया और वो Q पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है और उसका कोऑर्डिनेट 2 थीटा की मदद से निकाला जा सकता है। सो सबसे आसानी से मुझे ये क्या नजर आ रहा है कि यार ये जो PQ है इसका स्लोप में दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो ये तरीका कि मुझे यहां पे एंड पॉइंट्स पता है, तो यहां पे मैं स्लोप का वैल्यू लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन मुझे एक और एडिशनल डेटा क्या बताएं कि ये जो है ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हमें याद हो गया क्या? a tan थीटा अपॉन b,
ए tan थीटा अपॉन बी, ठीक है। अगर मैंने थीटा पॉइंट के ऊपर अपना नॉर्मल लिखा है, ठीक है, अगर किसको याद नहीं आ रहा है तो थीटा के फॉर्मेट में एक बार फिर से यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता है, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकता है। थीटा के फॉर्मेट में आपका नॉर्मल का जो इक्वेशन आता है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे स्लोप पता करना है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा आपका यहाँ पे y वाली वैल्यू उस साइड ले जाओ और फिर y को साथ में कोएफिशिएंट 1 बना दो, तो साइन थीटा उस साइड जाके ऊपर आएगा और b नीचे आएगा। सो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, a अपॉन बी tan थीटा आपका स्लोप आता है नॉर्मल का थीटा के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं एक और तरीके से स्लोप लिख के यहाँ पे इक्वेशन बना के अपना काम चला सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू लिख लेता हूँ। उसके लिए मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पहले अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे पी थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और आपके पास में पी टू थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस टू थीटा। अच्छा, ये वाला नाम क्यों है इसका, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस टू थीटा कॉमा बी साइन टू थीटा। ऑलराइट, सो इसकी मदद से हम लिखना चाहते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब b इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x1 मतलब a इंटू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अब इसको कंपेयर कर लूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ में, तो हम यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज सेम एज स्लोप ऑफ पी क्यू, सो यहाँ से जो थीटा की इक्वेशन बनेगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना लिखा था हमने, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा है हमने a अपॉन बी tan थीटा, a अपॉन बी tan थीटा, tan थीटा मतलब कितना हो जाएगा, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ रहा है आपका कितना, नीचे आ रहा है a इंटू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे एक चीज तो मुझे नजर आ रही है कि यार ये जो साइन टू थीटा है इसको मैंने ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा कॉमन। साइन थीटा कॉमन निकालने का यहाँ पे पर्पस क्या है कि लेफ्ट साइड में भी न्यूमरेटर में साइन थीटा है, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये स्टेप हम आगे चल के करना चाह रहे हैं, ए अपॉन बी। अच्छा, यहाँ पे ए और बी भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो कर सकता हूं। यहाँ पे मैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख दूं, इसको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा कॉमन निकालने के लिए हमने ओपन किया पहले, सो टू कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा, और नीचे कितना बच रहा है, नीचे आपके पास में कॉस वाला ही एक्सप्रेशन है। हम यहाँ पे फाइंड भी क्या करना चाहते हैं, एक बार देख लें, हम यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कॉस थीटा। तो क्यों ना मैं अपने टू थीटा को भी कॉस के हाफ एंगल की मदद से चेंज कर लूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड साथ में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे आपने साइन थीटा कैंसिल किया, आपके पास अब पूरे एक्सप्रेशन में कॉस थीटा के अलावा और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो यहां पर आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करो और कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए टी मानो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 14 एंड 5, ये दो वैल्यूज आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ पे काम कर लेते हैं। पहली बात ये भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, है ना। तो हम यहाँ पे टी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा आसानी से यहाँ पे हम वैल्यूज़ को समझ पाएंगे। ए स्क्वायर मेरे ख्याल से 14 था, बी स्क्वायर 5 था, 14 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में अब जो वैल्यूज़ बन रही हैं उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी, और ये नीचे से कॉस थीटा ऊपर जा रहा है मतलब टी ऊपर जा रहा है, टी ऊपर जाएगा तो आपके पास में बचेगा यहाँ पे 2 कॉस, ओह कॉस को तो हम ऑलरेडी टी डाल चुके हैं, सो 2t माइनस 1। ओके, चलो अब यहाँ पे जो 5 है उसको भी ले जाते हैं उधर यार, है ना, 5 भी उधर ले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास में क्या क्या आने वाला है, मेरे पास आएगा यहाँ पे 28t स्क्वायर माइनस 14 टी इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, 5 भी ले लिया मैंने साथ में अंदर मल्टीप्लीकेशन में, एंड माइनस 5t। ऐसा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके इसमें आंसर निकल के आ जाएगा।
यस कितना आंसर आ रहा है -2/3। यस बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको बचा है। यहाँ पे ये हो जाएगा 18t²। उसके बाद में ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बनेगा, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो आपका इसमें आएगा -9t एंड -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कुछ करके ब्रेक किया जा सकता है क्या? यहाँ पर 14 18 14 ऑलराइट 18 14 यहाँ पे या तो इसको डायरेक्टली ब्रेक करो या फिर इसको आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर जो आना चाहिए वो -2/3 निकल के आना चाहिए। ठीक है, सो इसको एक बार सॉल्व करो। मुझे अभी यहाँ पे सॉल्व करने का थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि कैलकुलेशन हमने अभी तक बिल्कुल सही करी है। यस ओके, सो -2/3 इज व्हाट वी वांट द आंसर टू बी। ठीक है, यहाँ पे +2/3 भी आंसर में है, तो आप ध्यान रखना कि आपका कौन सा वाला आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट ग्रेट। चलो सो इसी के साथ में एक होमवर्क क्वेश्चन फाइनली हो जाए कि आपका यहाँ पे 2009 में एक क्वेश्चन आया था, है ना, जो आपको यहाँ पे अब सॉल्व करना है और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, लेकिन एक बच्चे का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक जो है डाउट आया है और देख के बहुत बढ़िया लगा मुझे यार। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बच्चा रिफर कर रहा है हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसको। कौन था वो बच्चा? 1/e वाला डाउट कौन पूछ रहा था? 1/e वाला एक बच्चा डाउट पूछ रहा था। कौन है ये? रोहित। यस रोहित जी। ऑलराइट, रोहित जी यहाँ पर है हमारे साथ में। और रोहित जी जो है, अच्छा बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, सो इसका डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन रोहित जो यहाँ पे बात कर रहा है यार वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। यहाँ पे रोहित ये बोल रहा है कि सर आपका एक्सेंट्रिक एंगल अगर आपको निकालना है और आप यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1/e आंसर बता रहे हो, कैलकुलेशन से तो यही आया, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है, कैलकुलेशन से जो आया वो मुझे लिखना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन बच्चे ने जो यहाँ पे सोची बात वो बढ़िया है कि यार हमारा इलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है वो तो 1 से कम होता है, वो तो 1 से कम होता है। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा, है ना। सो आप अगर यहाँ पे 1/e करोगे तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। हाँ लेकिन हाँ ठीक है, तो सही तो है, सही तो है। यहाँ पे मेरे ख्याल से रोहित आपको कंफ्यूजन हो गया और आपने भी वो थोड़ा सा मुझ तक प्रोपोगेट कर दिया कंफ्यूजन कि यार ये कॉस की वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है। हाँ लेकिन कॉस इनवर्स, हाँ सही तो है, हाँ सही, आपका डाउट सही है, आपका डाउट सही है। यहाँ पे कॉस इनवर्स अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो मेरा इनपुट जो है वो 1 से बड़ा कैसे हो गया? ठीक है, सो इस क्वेश्चन में कुछ सोचना पड़ेगा हमको, इसका मतलब है ना। ऑन द फेस तो अच्छा लग रहा है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल नेक्स्ट ईयर। हाँ नेक्स्ट ईयर आपको बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ पे अपनी जो तैयारी है अच्छे तरीके से करते हो तो इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार ये जो इतना फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आपको मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बुक्स में मिलेगा। लेकिन सोचते हैं मैं इसके बारे में कि यार इसके अंदर कुछ चेंज करें ताकि ये अब हमें कुछ बढ़िया और सही आंसर निकाल के दे। ठीक है, चलो करेंगे इसके बारे में कुछ। ठीक है, चलो लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है आएगा, सारे बच्चों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार जल्दी से मैं भी साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले सारे बच्चे। हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स डाउनलोड करने के लिए जरूर मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको बच्चों यहाँ पे और भी डिस्कशंस करना है, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी निकल के आया, तो वैसे डिस्कशंस एक्चुअली प्लस प्लेटफॉर्म पे बड़े मज़ेदार होते हैं। बच्चों के जो डाउट्स आते हैं उनकी वजह से जो नया कुछ सीखने को मिलता है सभी को। ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। सो अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है, यू कैन ऑलवेज यूज समीर लाइव एज द कोड टू गेट 10% डिस्काउंट एंड यू कैन यू आर ऑलमोस्ट गोइंग टू चूज आई गेस 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन आप अगर यहाँ पे 2020 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके लिए आप यहाँ पे आपके उसमें 3 से 4 महीने बचे हैं, ठीक है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग लेस देन 12 मंथ ऑल्सो। ठीक है, अच्छा लेकिन आपकी जो अनअकैडमी जेई टीम है
वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं। आप अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे लेक्चर शेयर कर रहे हो तो श्योरली आप यहाँ पे टैग कर सकते हो। एक तो हैशटैग यूज़ कर सकते हो, हैशटैग JLiveDaily जो यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है उसका हैशटैग है, और साथ ही साथ हम टीचर्स को भी टैग कर सकते हो ताकि आपके जो यहाँ पे पोस्ट हैं वो हमें फर्स्ट हैंड देखने को मिले और हम भी उनको रीशेयर कर पाएँ। साथ ही साथ आपको जैसे मैं बता रहा था, आपको हर बार डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए, जो बहुत ही जल्दी इस लेक्चर के भी अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। सो उनको डाउनलोड करके रखो ताकि आपका रिवीजन जो है वो सही तरीके से होते रहे। आप हालांकि लेक्चर्स भी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, एक बार ज़्यादा स्पीड पे लेक्चर्स को देख सकते हो, स्किप करके आगे आगे कंसेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, बट ऑलवेज कीप अ PDF ताकि आप एक फॉर्मूले की तरह, फॉर्मूले बुक की तरह उसको यूज कर पाओ। ठीक है, चलो, और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करो, और इस तरह के लेक्चर्स और अगर आपको देखने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बच्चे जो है ऑलरेडी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज रियली नाइस। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चों आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताओगे इन कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय।